हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ाने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। अब तक हमने पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो हम फूड खा रहे हैं, जिसको हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया है, उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऐसा सिस्टम और उससे जुड़े हुए ऑर्गेन्स जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमें बॉडी में न्यूट्रिएंट्स या ताकत प्रोवाइड कराते हैं, उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके ग्रॉस अनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, वो हमारे उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, सिक्रीशंस हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो लेट आई हैव स्टार्ट हियर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टडी होती है उसको हम गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी बोलते हैं। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी यानी हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन की जो स्टडी है, एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी है, और उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी। तो हम डिस्कस करते हैं आउटलाइन ऑफ आवर टॉपिक्स। दीज आर द फॉलोइंग आउटलाइंस। हमें क्या क्या डिस्कस करना है आज? नंबर 1, डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डाइजेशन एंड इट्स स्टेप। नंबर 2 है आपका, इसी में हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इनकी ग्रॉस एनाटॉमी पढ़नी है, इनका सिक्रीशन पढ़ना है, कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ये मैं एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से कुछ हमारी कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारे माउथ से शुरू होके ये यहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ डक्ट्स होती हैं और ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है हमारा लीवर, उससे जुड़ी हुई होती है, और ये डक्ट्स मिलके लीवर का सिक्रीशन यहाँ पूर्ण कराते हैं। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया टोटल। अब हम इसका 1 बाय 1 लेबलिंग करते हैं। नंबर 1 जो पार्ट होता है हमारा माउथ, नंबर 2 है हमारा फेरिंक्स, 3 है इसोफेगस, दिस इज स्टमक, दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज, दिस इज लीवर, this is the largest body part, this is gallbladder, this is large intestine, appendix,
रेक्टम, एनस, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी। तो ये कुल मिला के सुपरफिशियल एलिमेंट्री कैनाल होगी हमारी। एलिमेंट्री कैनाल के इतने पार्ट्स हैं जो हमारे माउथ से शुरू होकर पोस्टीरियरली कहाँ तक खत्म होता है, एनस पे जाके ये फिनिश होता है। इसके बाद हम इसके वन बाय वन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्लास एलिमेंट्री कैनाल की। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड है। नंबर वन GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स और ऑर्गन्स। हमारे जो GIT है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा होता है माउथ। इसके दीज आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट: फेरेंक्स, ईसोफेगस, फोर्थ वन इज आपका स्टमक, फिफ्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, and next one is large intestine, and next one is rectum, इसका हम sigmoid colon नाम बोलते हैं। Second name is sigmoid colon because it is the terminal part of large intestine, and last one is anus. This is the anus. Anus is the last opening. इसके अलावा जो हमारे इस कैनाल के आसपास जो पार्ट जुड़े हुए होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड्स, नेक्स्ट टीथ, सिक्स आपका टंग। ये सारे जो पार्ट्स होते हैं एसोसिएटेड जो हमारे माउथ से लेके एनस तक हमारे एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट करते हैं और हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है हमारा माउथ। तो माउथ की एनाटॉमी पढ़ते हैं। नंबर वन, माउथ, इट इज द एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ कैनाल। ये एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ कैनाल होता है। इट स्वेलो द फूड, you do the partial digestion of carbohydrates, it has two parts. One is oral cavity proper and second one is vestibule. Vestibule is that part, it is present between the cheeks and teeth, यानी हमारे चीक्स और टीथ के बीच में जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, जहां पर हम अपना एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड को कलेक्ट करके या स्टोर करके रख सकते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, साथ ही साथ में इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इट हैज ऑक्युपाइड द सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनसे टाइलिन नामक एंजाइम का सिक्रीशन होता है। ये एंजाइम हमारा सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन द
सलाइवा, और ये टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज कहलाता है, सलाइवरी अमाइलेज। और ये हमारे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन करता है, पार्शियल डाइजेशन परफॉर्म करता है। ओके, इट डू द पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहां पर किस तरीके से ये पार्शियल डाइजेशन करेगा, यहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में, सलाइवरी अमाइलेज मींस टाइलिन, टाइलिन की प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट को पार्शियली तोड़ देगा डायासेक्राइड्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। माउथ में हमारा जो एक बोलस जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, लुगदी टाइप, जब हम खाना स्वेलो करते हैं तो स्वेलोइंग के दौरान जो सलाइवा फूड कंपोनेंट के साथ में मिक्स हो जाती है तो वो एक लुगदी जैसा पेस्ट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड बोलस, बोलस बाय द स्वेलोइंग, स्वेलोइंग ऑफ फूड। इतनी बात क्लियर? तो ये हमारी माउथ की पार्ट हो गई। तो माउथ हमारा बेसिक फर्स्ट पार्ट होता है, वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, ओरल कैविटी प्रॉपर एंड वेस्टिब्यूल। ओरल कैविटी प्रॉपर में कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन होता है सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में, इट कन्वर्ट्स इनटू द डायासेकेराइड यानी सिंपल मॉलिक्यूल में इसको तोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स हमारा क्या होता है? नंबर 2, फेरिंग्स। फेरिंग्स की एनाटॉमी की बात की जाए तो यहां पर हमें दिख रहा है इट इज द कनेक्शन बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द ईसोफेगस। तो इसकी बात करें, इट इज एक्सपेंडेड फनल शेप्ड, ये एक्सपेंडेड फनल शेप्ड पार्ट होता है। ये दोनों ही डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट in both digestion as well as respiration। तो ये दोनों ही चीजों में पार्टिसिपेट करता है, बिकॉज इसीलिए इसको हम कॉमन पैसेज बोलते हैं, कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। इसकी जो लाइनिंग होती है दैट इज म्यूकस लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग, जिससे रेगुलरली मॉइस्चर का सिक्रीशन होता है और हमारा थ्रोट रेगुलर इसको मॉइस्ट बना के रखता है। इसको हम थ्रोट कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम थ्रोट कहते हैं। यहाँ पर नो डाइजेशन, नो एनी डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसका काम है जो हमने खाना स्वेलो किया है उसको पास आउट करना, टू पास द ईसोफेगस। यानी इसमें क्या हो, इतने सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ये फनल शेप एक्सपेंडेड पार्ट होता है कैनाल का, ये डाइजेशन और रेस्पिरेशन में, यानी इट फॉर्म्स द कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड, मॉइस्चर सिक्रीशन करता है, कोई डाइजेशन नहीं होता यहाँ पर, एंड इट पास द फूड टू ईसोफेगस। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या काम करता है? नंबर 3, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होती है वो हमारी ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है, जिसका काम होता है जो फेरिंग से फूड आ रहा है उसको यहाँ तक पास करना, कहाँ तक? स्टमक तक पास कराना होता है, स्टमक तक पास कराना होता है। तो इसको, इसकी एनाटॉमी कहते हैं भाई, मेड बाय द स्मूथ मसल्स,
इसकी इनर लाइनिंग जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है. इट इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन. इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट टू द स्टमक. इसका काम होता है फूड को टू पास फूड टू स्टमक. ये एक तरीके की मूवमेंट शो करता है. एलिमेंट्री कैनाल एक गैस्ट्रिक मूवमेंट शो करता है जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं. इट शो द पेरिस्टालसिस मूवमेंट. यहाँ पर भी किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है. नो एनी डाइजेशन. कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर फूड मटेरियल रुकता ही नहीं है. डायरेक्ट फूड आया और स्टमक में एंटर कर गया. इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है. केवल पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जिसके थ्रू खाना हमारा नीचे की तरफ स्टमक में पास आउट कर दिया जाता है. ये हमारी ईसोफेगस की बात हो गई. इसकी जो लेंथ होती है इट इज अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर. और ये हमेशा विंड पाइप यानी ट्रेकिया के पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होता है. यानी अगर ये इस तरीके से आपका ट्रेकिया है तो इसके ये पीछे साइड में क्या प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस प्रेजेंट होता है. यानी जो आगे वाली ट्यूब है दैट इज विंड पाइप और जो पीछे वाली ट्यूब होती है वो हमारी क्या होती है, ईसोफेगस होती है, फूड पाइप होती है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज लोकेटेड dorsally from trachea, heart. Okay, so it is dorsally located from trachea, heart and lungs. यानी अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है. हार्ट के पीछे हमारा ट्यूब पास आउट होता है, फिर लंग्स होते हैं और लंग्स के ऊपर यहाँ पर ट्रैकिया प्रेजेंट होता है. तो इस तरीके से हमारा ईसोफेगस इज लोकेटेड डॉर्सली फ्रॉम ट्रैकिया, हार्ट, लंग्स. इतनी बात क्लियर हो गई. इसकी जो टोटल लेंथ होती है दैट इज 25 to 30 सेंटीमीटर एंड इसकी विड्थ जो होती है, चौड़ाई, वो हमारी 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है. कोई डायरेक्शन इसमें नहीं होता है. ये हमारी हो गई ईसोफेगस की बात. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टमक की तरफ. स्टमक जो होता है वो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी भी कहलाता है. अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाऊं, यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा होता है, स्फिंक्टर्स बोलते हैं उसको, जिसका काम होता है खाने को नीचे की तरफ लाना. और जैसे ही खाना हमारे स्टमक में एंटर करता है ये तुरंत शट ऑफ हो जाता है, यानी बंद हो जाता है. इसके अलावा एक स्फिंक्टर या डोर नीचे की साइड लगता है जहाँ पर हमारा स्टमक एंड ऑफ करता है. सबसे पहले हम स्टमक की बात करते हैं. स्टमक को हम गैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं. इट इज जे शेप्ड लार्ज पार्ट. ये क्या करता है, इट इज जे शेप्ड होता है. एनाटॉमिकली इसके 3 पार्ट होते हैं. इट हैज 4 पार्ट्स. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. फर्स्ट वन इज जस्ट एक यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, इट इज कार्डिया रीजन. दिस इज फंडस, दिस इज बॉडी एंड दिस इज पाइलोरिक रीजन. जो इसके
हार्ट या चेस्ट कैविटी के पास वाला जो पार्ट होता है उसको हम कार्डिया रीजन बोलते हैं। इसके बाद जो उभरा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज फंडस। इसके बाद में ये जो लार्जेस्ट पार्ट दिख रहा है इसे बॉडी बोलते हैं। और सबसे एंड जो टर्मिनल पार्ट होता है छोटा सा, जो हमारा सी शेप्ड ड्यूडेनम के पास में एंड होता है उसको हम पाइलोरिक रीजन कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं मेंशन करूँ दैट इज ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं इसोफेजियल हाइएटस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कार्डिक स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर का मतलब होता है एक डोर या शट ऑफ ओपनिंग, जिससे एक बार अगर फूड एंटर कर जाए तो दोबारा ये बाहर नहीं जा सकता अगर जब तक कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होती है। जैसे इन केस ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में क्या होता है, हमारा वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है और वो इसको रिफ्लेक्स करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिससे ये ओपन होगा और रिफ्लेक्सली हमारा जो फूड पार्टिकल है वो बाहर आ जाएंगे। नॉर्मली इसे हम इसोफेजियल हाइएटस बोलते हैं, जिसका काम होता है फूड की एंट्री के बाद में ये शट ऑफ हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा डोर होता है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। ये हमारा प्रेजेंट होता है एट द ड्यूडेनल पार्ट। तो इस तरीके से हमारा स्टमक होता है, इसकी 4 रीजन होते हैं। पहले रीजन को हम कहते हैं कार्डिया रीजन, दूसरे रीजन को हम कहते हैं फंडस, तीसरे रीजन को हम कहते हैं बॉडी, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। उसके बाद में चौथा हमारा पार्ट होता है पाइलोरिक, ये हमारा एंड होता है। पाइलोरिक रीजन इट इज द एंड पोर्शन ऑफ स्टमक। तो इस तरीके से हमारा गैस्ट्रिक कैविटी काम करती है। साथ ही साथ में ये गैस्ट्रिक जूस बनाता है, इट सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस। पर डे 2 से 3 लीटर हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक जूस में हमारे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इट कंटेन वेरियस एंजाइम्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, म्यूकस, वाटर, 90% 99% इसमें वाटर होता है। और ये सब इसमें हेल्प करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि हमारी ये जो लाइनिंग होती है इसमें क्या होता है, रेगुलरली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो रेगुलरली गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। गैस्ट्रिक जूस में हमारा क्या होता है, HCl भी इसके साथ में ज्वाइंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका काम होता है फूड पार्टिकल के डाइजेशन को इजी बनाना और उसके फूड के साथ आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ भी फूड पार्टिकल होता है उसको किल आउट करना। तो इस तरीके से ये डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ में ये कुछ पार्टिकल्स के प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन का एक्टिवेशन भी करता है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई स्टमक की। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो हमारा है अब हम मूव करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा, दैट इज 5th वन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसे स्मॉल इसलिए बोलते हैं, इसकी जो ल्यूमेन होती है वो 2 से 2.5 mm तक होती है, चौड़ी होती है, जबकि इट इज डायामीटर। एंड जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज 4 मीटर, 4 मीटर लॉन्ग। ये इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं ड्यू टू द इट्स शॉर्ट डायामीटर, जबकि इसकी लेंथ जो होती है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है।
मेजर इवेंट्स ऑफ डाइजेशन अकर्स हेयर, यानी डाइजेशन के मोस्टली इवेंट्स जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, पार्शियल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, तो जो चीज़ हमारे फूड मटेरियल गैस्ट्रिक कैविटी में या स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं वो पेरिस्टोलिस मूवमेंट के थ्रू आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? इट सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, इसका दूसरा नाम होता है सक्कस इंटेरिकस। ये जो होता है जूस ये बनाती है, साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे कंटेन्स मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो क्या करते हैं? इट डू द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स या लिपिड्स। ये इन तीनों चीजों का कंप्लीट डाइजेशन करती है, साथ ही साथ में डू द एब्जॉर्प्शन, कुछ ये न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी करती है, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करती है और कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पर। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ये मेजर इसके इवेंट्स होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहे होते हैं। साथ ही साथ में हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। इसका जो पहला रीजन है सी शेप्ड एरिया इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम होता है जिसमें पैनक्रिएटिक जूस, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर और इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों ही मिलके फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, डू द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा जो सी शेप पार्ट है वो ड्यूडेनम होता है। सेकेंड जो पार्ट होता है उसको हम जीजूनम बोलते हैं, दैट इज क्वाइल्ड पार्ट, क्वाइल्ड मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इलियम बोलते हैं। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये जो पार्ट होता है ये लास्ट में ज्वाइंस connect with the large intestine at the level of appendix, और ये अपेंडिक्स फॉर्म करता है। जहां पर हमारा अपेंडिक्स शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन का इलियम पोर्शन एंड हो जाता है। तो कुल मिला के हमारी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सी शेप एरिया होता है, ड्यूडेनम जिसे कहते हैं, इसमें पैनक्रिएटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस तीनों मिलते हैं और कंप्लीट फूड का डाइजेशन करते हैं। सेकेंड पार्ट जो हमारा क्वाइल्ड पार्ट होता है उसको हम जीजूनम बोलते हैं। इसके बाद जो टर्मिनल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को हम इलियम बोलते हैं। ये कनेक्ट हो जाता है लास्ट में जाके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स से ये ज्वाइंट हो जाता है। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव इवेंट्स चल रहे होते हैं वो बहुत सारे चल रहे होते हैं, जो मैं एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। यहीं पर हमारी जो प्रोसेस हो रही होती है वो इमल्सिफिकेशन चलता है, इमल्सिफिकेशन बाय द बाइल जूस। तो ये मेजर इवेंट्स होते हैं हमारे किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर काम करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, जो एसेंशियल चीज़ें होंगी। फर्दर ये सारी चीज़ करने के बाद में ये फूड पार्टिकल फीकल मैटर को बनाएगा और धीरे धीरे ये क्या कर देगा, इसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगा। साथ ही साथ में हमारे इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स प्लस माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन। जितने ज्यादा हमारी बॉडी में ब्रूनर्स ग्लैंड और माइक्रोविलाई, दीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। ये हमारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। दीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या प्रोजेक्शंस। दीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या प्रोजेक्शंस जो क्या करते हैं, रेगुलरली मूवमेंट शो करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की, जो इसका एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है। वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, इट इज अबाउट 1.5 मीटर। इसकी लेंथ कम होती है, बट इसका जो ल्यूमन होता है, इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर इन वाइड। यानी इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 5 सेंटीमीटर होता है। इसलिए इसका एरिया बड़ा होता है, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इन लेंथ इसकी लेंथ कम होती है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। वन, इसे हम कोलोन भी कहते हैं, कोलोन। तो इसमें 3 टाइप के 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलोन, दूसरा है ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा होता है आपका डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। यहां पर अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको इस तरीके से, अगर ये तो ये जो हमारा पार्ट होता है, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, इसको हम असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। और ये जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा होता है, इसको हम डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। इसके अलावा यहाँ पर ये इसका एक्सपेंडेड लार्ज एरिया होता है, 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टम या सिग्मोइड कोलोन। और ये जो ओपनिंग होती है, ये 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, लंबी होती है, इसको हम एनस बोलते हैं, एनल, एनस या एनल पोर। तो इस तरीके से हमारी कुल मिला के इंटेस्टाइन 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन कहते हैं, लास्ट पार्ट इसका रेक्टम होता है। तो हमारा कोलोन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उसको हम असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। जो सीधा हो जाता है चौड़ाई में, उसको हम ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। जब ये ट्रांसवर्स कोलोन नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है, उसको हम डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। हमें ऑलरेडी इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन के। फिर इसका जो नीचे सबसे एक्सपेंडेड एरिया होता है, जहाँ पर फीकल मैटर स्टोर होता है या कलेक्ट करके रहता है, और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ प्रेशर्स भी होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट गैसेज प्रेजेंट होती हैं,
जिसको हम रेक्टम या सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। इसके अलावा ये जो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू फीकल मैटर को बाहर निकाला जाता है उसको हम एनस बोलते हैं या एनल पोर बोलते हैं। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इट डू द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स B12 and water, food, nutrients and minerals। ये इन सब चीजों का रीएब्जॉर्प्शन करता है। इन केस अगर कोई भी न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने से रह जाता है तो फर्दर ये लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसको हम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स और मिनरल्स बोलते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट जो बचता है उसको हम फीकल मैटर की फॉर्म में बॉडी के बाहर वॉश आउट कर दिया जाता है और कुछ देर के लिए ये फीकल मैटर हमारा रेक्टम में भी स्टोर हो जाता है। साथ ही साथ में इट कंटेन्स द सम हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बेनिफिशियरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स enhances the reabsorption of nutrients, minerals, water, etc। तो जो चीजें रह जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन से फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन का रीअब्जॉर्प्शन होता है और वो हमारे फर्दर हमारे ब्लड में बैक हो जाती है। साथ ही साथ में क्या करती है, इट forms the fecal matter। जो भी हमारा fecal matter क्या होता है, it is the undigested food जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है उसको एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन फीकल मैटर में कन्वर्ट कर देती है और ये स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन द रेक्टम। ये कैसे स्टोर होता है, इट इज टेम्पररी स्टोरेज, टेम्पररी स्टोर। इतनी बात हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्लियर हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल सिक्रीशन नहीं करती है। इट डू नॉट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस। इतनी बात क्लियर हो गई। केवल जो जूसेस का सिक्रीशन होता है वो हमारा माउथ में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, लिवर में हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके का कोई भी इंटेस्टाइनल जूस या डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल और केवल रीअब्जॉर्प्शन होता है और फीकल मैटर का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो लास्ट पार्ट है दैट इज रेक्टम। Rectum is the terminal part of large intestine. Store the fecal matter for few moments. It shows the peristalsis movement. It has involuntary sphincters और मसल्स। इसके पास क्या होती है, इन्वॉल्यूंटरी स्फिंक्टर्स और मसल्स होती हैं जो क्या होती है, टेम्परेरी तौर से फीकल मैटर को स्टोर करके रखती है। साथ ही साथ यहाँ पर भी वाटर का
रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रीएब्जॉर्प्शन अकर्स। तो इतना सारा कुछ हमारा रेक्टम में चलता है। इसको हम सिग्मोइड कोलोन भी कहते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा घुमा हुआ सिग्मा टाइप स्ट्रक्चर होता है, सिग्मोइड कोलोन। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे टर्मिनल पार्ट है हमारे इंटेस्टाइन का, दैट इज एनस। एनस, it is the end, terminal part to expel the fecal matter by anal pore. Anus has two types of sphincters, वॉलेंट्री प्लस इनवॉलेंट्री। इसमें कुछ प्रेशर भी होता है यहाँ पर हमारा, जिसके थ्रू क्या होता है, जब ये ओपन होते हैं हमारे स्फिंक्टर्स तो क्या होता है, हमारा फीकल मैटर पास आउट हो जाता है। साथ ही साथ में इट इज मेड फ्रॉम द स्मूथ मसल्स। तो ये हमारी सारी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए, उससे जुड़े हुए ग्रॉस एनाटॉमी हो गई सबकी, जिसके बारे में हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजिकली हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिक में कट सेक्शन में देखा गया तो ये 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो 4 लेयर्स होती हैं इसको फॉर्म करती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है दैट इज सिरोसा, दूसरी होती है मस्कुलैरिस, तीसरी होती है आपकी सबम्यूकोसा एंड लास्ट वन इज म्यूकोसा। तो ये हमारी आउटर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर, और इट प्रोटेक्टिव लेयर। ये मस्कुलैरिस होती है, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, मेड फ्रॉम द स्मूथ मसल्स, जिसमें कुछ सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट। सब म्यूकोसा, ये म्यूकोस की लाइनिंग होती है जो कि म्यूकोसा के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये थिक म्यूकोसल लेयर होती है। इट इज थिक म्यूकोसल लेयर। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन स्टमक बाय HCl से स्टमक की लाइनिंग जो बनी होती है वो म्यूकोसा होती है, थिक म्यूकोसा होती है, और ये स्टमक को HCl से डैमेज होने से बनाती है। तो हिस्टोलॉजिकली एलिमेंट्री कैनाल हैज 4 लेयर्स। आउटर वन इज सिरोसा, देन सेकंड वन इज मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस इज ए मस्कुलर लेयर। इट इज मेड फ्रॉम द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में भी 2 तरीके के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर मसल्स फाइबर एंड ऑब्लिक मसल्स फाइबर्स। ये दोनों ही फाइबर पेरिस्टालसिस मूवमेंट को शो करते हैं। इट जनरेट्स द these both fibers generates the peristalsis movement in elementary canal. एलिमेंट्री कैनाल पेरिस्टालसिस मूवमेंट से क्या होता है, जो हमारा फूड मटेरियल है वो आगे की तरफ मूव करता रहता है। रेगुलरली ये मूवमेंट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में चलती रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में, एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो जो हमारे इंटेस्टाइन में
एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज organs, that is salivary glands, paired salivary gland, these are three paired, then teeth, then tongue, then salivary glands, tongue, teeth, liver, gallbladder and pancreas। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़े हुए होते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स, तो दीज आर द थ्री पेयर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये तीन पेयर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन का मतलब इनका जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट के थ्रू हमारे माउथ में आके पोर हो जाता है। तो दे हैव डक्ट्स secrete the saliva about 1 to 1.5 liter salivation occurs per day। पर डे 1 to 1.5 लीटर सलाइवेशन होता है। सलाइवा कंटेन्स टाइलिन एंजाइम और इट ऑल्सो नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। ओके, तो क्या पता चला कि ये सारा काम हमारा सलाइवा करती हैं, पेयर्ड होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दे हैव अ डक्ट्स यानी स्पेसिफिक ओपनिंग्स होती हैं, secrete the saliva about 1 to 1.5 liter salivation occurs per day। it contains saliva contains the tannin enzyme and salivary amylase। अब हमारे पास कौन कौन सी तीन प्रकार की ग्लैंड्स हैं, जैसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबलिंगुअल salivary gland, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं दे प्रेजेंट बीनीथ द टंग, ये भी वन पेयर्ड होती हैं। इनका जो सिक्रीशन होता है वो हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होने की वजह से डायरेक्टली हमारा माउथ में टंग के नीचे ये सिक्रीट कर देती हैं। इसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड्स ये हमारे यहाँ टेम्पोरली प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर चीक्स के पास में, और सब मैक्सिलरी यहाँ प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही हम कोई भी डिलीशियस फूड देखते हैं तो इनका सिक्रीशन और ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाता है। तो पैरोटिड ग्लैंड्स दीज आर वन पेयर ऑन द टेम्पोरल साइड and submaxillary on the maxilla, these are one paired। तो ये कंबाइंडली तीनों मिलके सलाइवेशन करती हैं। सलाइवरी अमाइलेज जिसके अंदर प्रेजेंट होता है और पार्शियली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इनके थ्रू चलता रहता है। इनकी अपनी स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स की अपनी स्पेसिफिक डक्ट्स होती हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उनका पोर हमारा ऊपर की तरफ होता है, जो डक्ट ऊपर की तरफ आके खुलती है, कुछ यहाँ नीचे की तरफ आके खुल रही होती है, कुछ यहाँ पर साइड से खुल रही होती है। तो उनकी अपनी अपनी डक्ट्स होती है, पैरोटिड डक्ट, वॉल्टन डक्ट्स, स्टेंसिल डक्ट्स बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो दूसरा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है जो हमारे ओरल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम टीथ कहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज टीथ। तो टीथ की जो हमारी स्टडी होती है दैट इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ओडोंटोलॉजी, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोमेसोडर्मल, सॉरी एक्टोमेसोडर्मल। इट इज हार्ड connective tissue, hard connective tissue made from the calcium carbonate plus calcium phosphate। हार्ड होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है
मिनरलाइजेशन की वजह से ये हार्ड हो जाता है। और मिनरलाइजेशन किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। एक्टोमेसोडर्मल होता है। ये टीथ क्या होते हैं हमारे माउथ में 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ टीथ। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर ये बनता है। साथ ही साथ में ये क्रशिंग ऑफ फूड, च्यूइंग एंड स्वेलोइंग, इन सब में ये हेल्प करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक टीथ का डायग्राम बनाते हैं। Structurally, anatomically, teeth has 3 parts. Number 1, crown. Number 2, body. Number 3, root. Body जिसमें हमारी पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बने। तो ये इस तरीके से हमारा टीथ का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसके ऊपर यहाँ पर कुछ ग्रिल्स, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, दिस इज ओपनिंग, और यहाँ से रेगुलरली हमारी नर्व सप्लाई जाती रहती है। इस तरीके से हमारा टीथ जो है वो गम में फिट होता है। ये जो सेल्स है this is body, this is crown, this is neck, इसे हम रूट कहते हैं। ये जो ओपनिंग यहाँ पर दिख रही है इसको हम एपिकल फोरामेन कहते हैं। और ये जो हमें सॉकेट दिख रहा है इसे हम गम्स कहते हैं, जिसमें हमारा टीथ जो होता है एम्बेडेड होता है। कॉमनली हम इनको मसूड़े कहते हैं। इसके अलावा ये एपिकल फोरामेन है, ठीक। यहाँ से जो ये नर्व्स या वेसल्स निकलती हैं ये क्या करती हैं, इसको सप्लाई प्रोवाइड कराती हैं। दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स प्लस नर्व्स प्लस ब्लड वेसल्स पास फ्रॉम द दिस ओपनिंग, दिस इज एपिकल फोरामेन। और ये ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब इसको प्रोवाइड कराता है। ये जो हमें दिख रहा है दिस इज कॉल्ड पल्प केविटी। पल्प केविटी ये सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और पल्प की तरह होता है। साथ ही साथ में इसमें ब्लड वेसल्स भरी होती हैं। और इसका जो ऊपर क्राउन पार्ट होता है वो एक्सोडर्मल इन ओरिजिन होता है। बाकी का होल ऑफ द टीथ जो होता है हमारा वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। साथ ही साथ में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको हार्ड बनाते हैं। यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं दैट इज ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और ये जो सेल्स होती हैं ये होती हैं हमारी अमाइलोब्लास्ट सेल्स, अमीलोब्लास्ट सेल्स, जो क्या करती हैं एक्टोडर्मल यानी क्राउन का रिफॉर्मेशन कर रही होती है, क्राउन का फॉर्मेशन करती है।
तो ये इस तरीके से हमारा टीथ का स्ट्रक्चर होता है। हमारी बॉडी में ओरल कैविटी में लगभग 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के टीथ हैं। तो वी आर हेट्रोडोंट। हमारे जो टीथ होते हैं वो एक एम्बेडेड सॉकेट में फिट होते हैं, इसीलिए इनको हम थीकोडोंट बोलते हैं। और ये हमारे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, इसीलिए इनको हम डाइफायोडोंट बोलते हैं। डाइफायो का मतलब होता है 2 बार उगने वाले दांत। नंबर 1 इज परमानेंट टीथ एंड मिल्क टीथ, जिनको हम कहते हैं टेम्पररी टीथ, और हम इनको बोलते हैं डेसिडुअस टीथ। ओके, तो ये हमारे मिल्क टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं या डेसिडुअस टीथ होते हैं, जो जीवन काल में हमारे एक बार टूट जाते हैं। दूसरे जो इनके बाद परमानेंट, इनके रिप्लेसमेंट के बाद जो नए हमारे दांत निकलते हैं, ऑल ओवर लाइफ रहते हैं, उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। हेट्रोडोंट इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर को रखते हैं, इसीलिए इनको हेट्रोडोंट बोलते हैं। थीकोडोंट इसलिए बोलते हैं, ये एक थीका में प्रेजेंट होते हैं, सॉकेट के अंदर धसे हुए होते हैं। डाइफोडोंट इसलिए बोलते हैं, ये 2 बार होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनका अरेंजमेंट, डेंटिशन क्या होता है। डेंटिशन का मतलब होता है डेंटल फॉर्मूला, डेंटिशन ऑफ ह्यूमन। टोटल अप्रॉक्स 32 टीथ होते हैं। बच्चों में ये कम होते हैं, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो अप्रॉक्स 4 तरीके का होता है। कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर्स। इनका जो अरेंजमेंट मिलेगा वो हमें इस तरीके से मिलेगा। कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। तो 2, 3, तो 5 और 3 8, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16/16, यानी बराबर कितने हो गए, ये 32। तो कुल मिला के हमारा ये इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। दिस इज अरेंजमेंट इन अपर जा एंड अरेंजमेंट इन हाफ लोअर जा। हाफ अपर जा, हाफ लोअर जा। अगर इस तरीके से इसको जा को ड्रा करो तो ये वाला पोर्शन और इधर आप आधा पोर्शन। सॉरी, इस तरीके से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आधे इधर आधे इधर डबल हो गए। तो कुल मिला के ये 16 32 एडल्ट टीथ हमारे आ गए। तो दिस इज द नॉर्मल या एडल्ट डेंटल फॉर्मूला या डेंटिशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको हम कहते हैं टंग। थर्ड वन इज टंग।
These are the palatine tonsils. These are the sublingual tonsils. These are the large. This is the root of tongue, body of tongue, and this is the apex और टिप ऑफ टंग। इसके अलावा इसमें 3 तरीके के पेपिला प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द फंजीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला एंड दीज आर द सर्कमवेलेंट पेपिला। ये 3 प्रकार के पेपिला होते हैं। इनके पास टेस्ट बड्स होते हैं और ये टेस्ट का काम करते हैं, जिस प्रोसेस को हम गस्टेशन कहते हैं। स्ट्रक्चरली हमारी जो टंग होती है पोस्टीरियरली जॉइंट होती है। एनाटॉमिकली 3 पार्ट होते हैं इसके। तो पीछे वाला पार्ट जो हमारे फेरिंक्स के टच में होता है, जहाँ से जॉइंट होती है, उसे हम रूट कहते हैं। मेजर इसको बॉडी कहते हैं। और जो नेक्स्ट टिप होती है, बिल्कुल एंटीरियर पोर्शन होता है, जिसको हम टिप कहते हैं। इसके अलावा इसमें हमें डार्कली डिप्रेशंस दिखाई देते हैं टंग में, जिनको हम ऑब्लिक सर्कस बोलते हैं। ऊपर वाले को हम ऑब्लिक सर्कस कहते हैं और बीच में जो डिप्रेशन दिखाई देता है इसको हम सेंट्रल सर्कस बोलते हैं। सेंट्रल सर्कस और मीडियन सर्कस बोलते हैं। मीडियन सर्कस कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी टंग का स्ट्रक्चर होता है। ये भी हमारे डाइजेशन में, स्वैलोइंग में हेल्प करती है। तो टंग के बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन यहां पर लिखते हैं। इट इज मस्कुलर मूवेबल स्ट्रक्चर इन द ओरल कैविटी प्रॉपर। ये मस्कुलर होता है, मूवेबल स्ट्रक्चर होता है। इट इज पिंकिश इन कलर। इसके अलावा इट ज्वाइन द पोस्टीरियरली बाय द लिगामेंट। एंटीरियरली इट ज्वाइंस thin membrane called frenulum। अगर आप अपनी टंग को ऊपर की तरफ उठा के देखें तो नीचे जो मेम्ब्रेन दिखाई देती है उसको हम फ्रीनूलम कहते हैं, जहां से हमारी टंग ऊपर उठने के बाद में नीचे से ज्वाइंट से रहती है। तो इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इट हैज रिच ब्लड सप्लाई। रिच ब्लड सप्लाई होने की वजह से यहाँ पर जो भी हमारी हार्ट की टैबलेट्स होती हैं वो टंग के नीचे सबलिंगुअल लेने से जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है और ये इफेक्टिव भी जल्दी होती हैं। इसमें पेपिला होते हैं, इसलिए ये गस्टेशन का काम करती है। ये डू द गस्टेशन। इसके बाद में हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। ये किस किस में हमारे डाइजेशन के अलावा और भी क्या चीज़ों में ये हेल्प करती है। तो यहाँ पर सबसे पहला इसका जो फंक्शन होता है दैट इज फंक्शंस ऑफ टंग। पहला है इट हेल्प्स इन स्पीच। सेकेंड वन इज इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब होता है यानी मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। थर्ड वन इज क्लीनिंग ऑफ माउथ, क्लीनिंग ऑफ ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी का क्लीनिंग करती है। साथ ही साथ में ये डेग्लूटिशन करती है। डेग्लूटिशन यानी एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। एनगल्फिंग द फूड, ये इसके 4 बेसिक से काम होते हैं जो हमारी टंग रेगुलरली परफॉर्म करती है। स्पीच मतलब जो लैरिंक्स से आवाज़ आ रही है वो टंग की फॉर्म में बाहर आ जाती है। मैस्टिकेशन फूड का मिक्सअप कराती है विद द
हेल्प ऑफ सलाइवा, क्लीनिंग, ओरल कैविटी को क्लीन करती है। साथ ही साथ में डेग्लूटिशन यानी एनगल्फिंग ऑफ फूड, जो हमने फूड मिक्स कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ बोलस, उसको ये पास आउट कराती है ईसोफेगस में। तो ये बेसिक से 4 फंक्शंस होते हैं हमारी टंग के। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करते हैं, दैट इज लीवर। लीवर इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर तो डाइजेशन कंप्लीट हो नहीं सकता। तो सेकंड वन इज लीवर। लीवर का दूसरा नाम होता है हेपर, इसीलिए द स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड एज हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी। तो लीवर कुछ इस तरीके से होता है, यहां से कॉमन डक्ट आके हमारे ड्यूडेनम में चली जाती है। कुछ इस तरीके से हमारे लीवर का स्ट्रक्चर हमें सामने से इंटीरियरली दिखाई देता है। तो दिस इज राइट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब, दिस इज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जिसके थ्रू, इस लिगामेंट के थ्रू हमारे दो एंटीरियर वाले आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं। इसके अलावा जो लीवर के ऊपर कवरिंग होती है, दैट फॉर्म्स द कैप्सूल, जिसे हम ग्लाइसेंस कैप्सूल बोलते हैं। ग्लाइसेंस कैप्सूल, इसे सबसे पहले ग्लाइसेंस ने देखा था। इसके अलावा इसके नीचे की जो डक्ट्स होती हैं, हेपेटिक डक्ट्स, इनसे एक उल्टा स्ट्रक्चर हैंग करता हुआ लोकेटेड होता है, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, इट इज पियर शेप। ये जो डक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट। दिस इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट, दिस इज कॉमन cystic duct and opens into the duodenum। तो ये हमारा बेसिक सा डायफ्राम के नीचे जो राइट साइड में ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको हम लीवर कहते हैं। लीवर का दूसरा नाम हेपर होता है, इसकी स्टडी को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। स्ट्रक्चरली ये दो लोब होते हैं इसके पास, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। These two lobes interconnected by the falciform ligament, and the covering of liver is known as Gleissen's capsule। Gleissen's capsule is made from the dense connective tissue। तो ये हमारे जैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। साथ ही साथ में लीवर क्या करता है, इट हैज पाउच और पियर शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। इसके पास इंफीरियरली पाउच होता है जो पियर शेप्ड होता है, नीचे की तरफ लटका रहता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर्स द बाइल जूस मेड बाय द लीवर में ये किसके थ्रू बनाया जाता है, बाय द हेपेटोसाइट्स। लीवर की हेपेटोसाइट सेल्स क्या होती हैं, गॉल ब्लैडर बाइल जूस बनाती हैं। बाइल जूस डायरेक्टली सिक्रीट होके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, जहां पर इसका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, डू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। तो ये क्या करता है, रेगुलरली जो यहाँ पर स्टोर्ड
बाइल जूस है इसको कंसंट्रेटेड बनाता है। इसके बाद एक पास टू द ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चला जाता है। ये बेसिक सा हमारा एनाटॉमी हो गई गॉल ब्लैडर और लीवर की। अब हम बात करते हैं लीवर के फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करता है। सबसे पहला काम करता है ये डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी में कोई भी पॉइजनिंग है, कोई भी केमिकल है तो ये उसको किल अप करेगा। दूसरा होता है ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। कोई भी हमने दवाई खाई है तो ये उसका मेटाबॉलिज्म करेगा, जिसको हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग और डिटॉक्सिकेशन, जिसको हम मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स या डिटॉक्सिकेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, जो भी हमारी ड्रग्स हमने ली है उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको ये कम कर देता है। यानी डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग जो होता है हमारी बॉडी में लीवर के पास चल रहा होता है। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बाय द अमोनिया। तो ये अमोनिया की टॉक्सिसिटी को खत्म करता है बाय मेकिंग द यूरिया, यानी इट कन्वर्ट्स द अमोनिया इनटू यूरिया। ये इसका मेजर काम होता है। साथ ही साथ में ये स्टोरेज का वर्क करता है। इट स्टोरेज द ग्लाइकोजन, यानी एनर्जी को स्टोर करता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन का स्टोरेज करता है, स्टोरेज द प्लाज्मा प्रोटीन्स। साथ ही साथ में ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडी का स्टोरेज करता है। ये इसके मेजर काम होते हैं जो हमारा लीवर परफॉर्म करता है। इसकी जो हेपेटोसाइटिक सेल्स होती हैं, हेपेटोसाइट्स डू द फैगोसाइटिक एक्शन। फैगोसाइटिक एक्शन क्या है, ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको खा जाता है, किल अप कर देता है। तो ये मेजर से फंक्शंस हो गए हमारे लीवर के, 4-5 फंक्शन। ये मेन काम कर रहा होता है हमारा लीवर। इसके बाद हम बात करते हैं जो लास्ट हमारा पार्ट बचा है, बाइल जूस। लीवर जो होता है पर डे 1 से 1.5 लीटर बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। तो बाइल जूस 1 to 1.5 लीटर पर डे। 1 से 1.5 लीटर बाइल जूस जो होता है पर डे हमारा लीवर फॉर्म करता है एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, डू द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या लिपिड। इसके अलावा ये क्या करता है, इट हैज कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बाइल जूस में सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो ड्यूडेनम में आके पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिलके डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ये मेन काम हो गया हमारे बाइल जूस का। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर बचा है दैट इज पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या होता है, पैनक्रियास ये हमारे ड्यूडेनम में सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स में लोकेटेड होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, पत्ती नुमा स्ट्रक्चर दिखता है। ये हमारी बॉडी की मिक्स्ड ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स भी बनाती है, साथ ही साथ में एंजाइम का भी सिक्रीशन करती है। तो इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द सी शेप्ड duodenum, forms the hormones and enzymes in the pancreatic juice।
पैंक्रियाज का 80% पोर्शन इज एक्सोक्राइन एंड 20% पार्ट इज एंडोक्राइन. So therefore it is called mixed gland of body. तो ये इसीलिए हमारा मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है. एंजाइम्स में इसके पास यहाँ पर एनाटॉमी देखें इसकी, तो ये हमें 3 पार्ट में दिखाई देता है. स्ट्रक्चरली इट हैज 3 पार्ट्स. स्ट्रक्चरली ये 3 पार्ट में दिखाई देता है. दिस इज द सी शेप्ड ड्यूडेनम. दिस इज बॉडी, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल. इसको हम टेल कहते हैं. साथ ही साथ में ये एसिनीज होती हैं. एसिनस ये हमारी सेंट्रल डक्ट होती है. तो स्ट्रक्चरली इट हैज 3 पार्ट्स. वन इज हेड, सेकेंड वन इज बॉडी एंड थर्ड वन इज टेल. इसके 3 पार्ट में एनाटॉमिकली इसको डिवाइड किया गया है. 80% पार्ट इज एक्सोक्राइन, 20% पार्ट इज एंडोक्राइन. Exocrine part, exocrine portion secrete the enzymes like pepsin, erepsin, peptase, etc. proteolytic enzymes. ये सारे इसके पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं. एंड एंडोक्राइन पार्ट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ सेल्स. वन इज अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड गामा और डेल्टा सेल्स. अल्फा सेल्स जो होता है दे सीक्रेट द ग्लूकागॉन हार्मोन, they secrete the insulin hormone and they secrete the somatostatin hormone. They do the help in glucose metabolism. तो ये इस तरीके से हमारा पैनक्रियाज वर्क करता है. ये मिक्स ग्लैंड होता है. इसके 3 पार्ट हैं, बॉडी, हेड, टेल, एसिनस, सेंट्रल कैनाल. और 80% पार्ट इसका एक्सोक्राइन होता है जो एंजाइम बनाता है. 20% पार्ट इसका एंडोक्राइन होता है जो 3 तरीके की सेल कंटेन करके रखता है. अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल्स. अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बनाती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं. ये दोनों ही हार्मोन हमारे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. साथ ही साथ में इसमें they have a islets of pancreas. Langerhans islets of pancreas. Langerhans islets of pancreas are also present in this organ. तो इस तरीके से हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए. अब हम इसके बेसिक से डिसऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं. डिसऑर्डर्स ज़्यादा नहीं डिटेल में, बस 4-5 के मैं नाम आपको लिख के दे देता हूँ और मैं समझा देता हूँ. यहाँ पर हम लिखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेशन. तो डाइजेशन में सबसे पहला हमारा जो हम लोग आसानी से मिल जाता है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन का मतलब टाइटनेस ऑफ स्टूल पासिंग. कॉन्स्टिपेशन इज द टाइटनेस ऑफ स्टूल पासिंग.
दूसरा होता है गैस्ट्रिक क्रैम्प्स, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। तीसरा है आपका एपिगैस्ट्राइटिस, यानी जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं। यानी ये क्यों होती है? इट इज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl। जब हमारे स्टमक में HCl का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तब क्या होने लगती है? हमें गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी हो जाती है। इंडाइजेशन, इंडाइजेशन ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द स्टमक अपसेट, इट इज ड्यू टू द स्टमक अपसेट। नेक्स्ट वन होता है हमारा एंट्राइटिस। एंट्राइटिस इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ intestines, small intestine, small intestine, dysentery due to the contaminated food, due to the contaminated food। तो ये कॉमन से हमारे डिसऑर्डर्स हैं जो क्या करते हैं? हमें हमारे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ में जो हमारी लीवर प्रॉब्लम होती है, लीवर सिरोसिस, टॉन्सिलाइटिस, हेपेटाइटिस, ये सारे हमारे एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस आर द इन्फ्लामेटरी पार्ट पोर्शन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। टॉन्सिलाइटिस इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स इन आवर बॉडी है, इन आवर माउथ। तो इस तरीके से हमारा ये डिसऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट, राइटिंग, डायग्राम समझ में नहीं आया हो तो जस्ट यू हैव टू पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स।